नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा स्प्रिंट पे। आज हम देखेंगे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स और सिम्टम्स के बारे में हमने देखा था। उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इंसुलिन कैसे काम करता है, ग्लूकागॉन कैसे काम करता है, और उसके बाद हमने जो भी सब टाइप्स है डायबिटीज़ के वो भी उस वीडियो में हमने देखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप वो वीडियो हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, और अब हम देखते हैं कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसके टाइप्स। तो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के मेनली दो टाइप्स है, लाइक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अब एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस मीन्स क्या होता है कि जब डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा समय के लिए होता है तब वो पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं उनको कहते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। और एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जब पेशेंट्स के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए, लाइक शॉर्ट पीरियड में ही जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं उनको कहते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अब ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस कौन से? तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में रेटिनोपैथी जो आइज़ में होती है, नेफ्रोपैथी जो हमारे किडनी में होता है, और न्यूरोपैथी जो कि हमारे नर्व्स, जो भी हाथ या पैर में जो नर्व्स है उनके डैमेज के बाद ये न्यूरोपैथी होती है। और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसके वजह से जो कार्डियक डिसीजेस होते हैं वो इन्वॉल्व है। कार्डियक डिसीजेस मीन्स कौन से? तो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, स्ट्रोक हो गया, फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिसीजेस हो गए। और ये जब न्यूरोपैथी होता है तब पेशेंट्स में डायबिटिक फूट और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में इन्वॉल्व होता है। और एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस मीन्स कौन से? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, देन हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब चीज़ें एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में आती है। अब ये जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है ये होते कैसे है? ये मेनली कुछ मैकेनिज़म्स है, कुछ पाथवेज है, उनके डिसरप्शन या उनके ओवर एक्टिवेशन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला पाथवे जो कि है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन और एज फॉर्मेशन। अब ये जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म के नेम में ही समझ आ रहा है कि कौन सा भी इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, और एट द एंड ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है एज। अब एज मीन्स क्या? तो एज मीन्स एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। अब नॉर्मली समझ लीजिए, जो भी नॉर्मल पर्सन है उनके अंदर ग्लूकोज होता है 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये होता है जब हम खाना नहीं खाते, मतलब खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले। यदि खाना खाने के बाद यदि चेक किया जाए तो ये लगभग लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अब जब ये सब लिमिट क्रॉस होती है तभी पेशेंट्स में ग्लूकोज बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाता है। अब जो डायबिटीज़ है उसी को है हम कहते हैं कि हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो गई। अब हाइपरग्लाइसेमिया में जो ग्लूकोज बढ़ता है वो ग्लूकोज क्या होता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके साथ बाइंड होता है, और प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स इनके साथ बाइंड होकर फिर एक प्रोडक्ट बना देता है, उसको कहते हैं स्किप बेस। अब ये स्किप बेस बाद में मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू एमाडोरी प्रोडक्ट में बन जाता है। अब ये एमाडोरी प्रोडक्ट रिवर्सल होता है, और वही एमाडोरी प्रोडक्ट फिर आगे जाके एट द एंड एज का निर्माण करता है, मीन्स एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाता है। अब जो भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो मेजरली ये एज है, ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करता है? तो ये जो एज है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो प्रोटीन्स है, लाइक कौन से प्रोटीन्स? तो कोलेजन, इलास्टिन, इनको क्या करता है? बाइंड करता है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करता है। इनके वजह से क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स स्टिफ बन जाती है, और इसके वजह से जो इलास्टिक नेचर होता है लाइक ब्लड वेसल्स का वो कम हो जाता है, और स्टिफनेस हो जाती है ब्लड वेसल्स को।
ये हो गया ब्लड वेसल्स का। और फिर लाइक जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स का भी लाइनेज होती है, लाइक लाइन होती है ब्लड वेसल्स में, उनका भी फंक्शंस है जो अल्टर कर देता है एज। इसमें क्या होता है कि जो परमेबिलिटी है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की, वो बढ़ा देता है। फिर उसके वजह से एक थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, और एट द एंड फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये सब कारणों की वजह से फिर आगे जाके जो भी डायबिटिक फूड है, इन्फेक्शन है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सब होता ही रहे। और प्लस मेनली होते हैं इनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, लाइक कैड हो गया, स्ट्रोक हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ये हो गए नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन और एज फॉर्मेशन। तो चलिए अब देखते हैं पॉलियोल पाथवे या सॉर्बिटॉल पाथवे, जिसके वजह से ऑस्मोटिक स्ट्रेस बढ़ता है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मेनली हम सब जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है। बट जो माइनर पाथवे है लाइक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, वो सॉर्बिटल पाथवे भी होता है। बट ये जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट टिश्यूज़ है लाइक आइज़, नर्व्स, किडनीज, इनके जो टिश्यूज़ है उनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो बॉडी में जब ब्लड शुगर बढ़ता है मीन्स ग्लूकोज बढ़ता है, तब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में बाय यूजिंग द एंजाइम अल्डोज रिडक्टेज और NADPH। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, आप सबको मालूम ही होगा। और एट द एंड फिर ये सॉर्बिटॉल फिर से कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज में बाय यूजिंग द एंजाइम सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज। तो ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है। तो बॉडी में क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में और सॉर्बिटॉल कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज में। बट ये जो सॉर्बिटॉल से लेके फ्रुक्टोज का जो प्रोसीजर है वो स्लो होता है, तो इसकी वजह से सॉर्बिटॉल बॉडी में बिल्डअप हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है। और वही सॉर्बिटॉल फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो इसकी वजह से होता है क्या है कि जो ऑक्सीडेटिव ऑस्मोटिक स्ट्रेस है, जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। अब ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो भी सेल्स है वो क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में। उसके वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से। ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से वो सेल्स वाटर को होल्ड करते हैं, और उसके वजह से एट द एंड फिर वो सेल्स स्वेल हो जाती है और सेलुलर डिस्फंक्शन उन सेल्स का हो जाता है। सेलुलर डिस्फंक्शन हो जाता है। और ये जो NADPH है, NADPH मीन्स मालूम ही होगा, निकोटिनामाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जब ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो उनको अपोज करने के लिए ये NADPH काम आता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर है उसमें NADPH ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, तो NADPH की भी क्वांटिटी कम हो जाती है बॉडी में। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी फ्री रेडिकल्स है या ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स कौन से, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। अब ये सब चीज़ें के वजह से क्या होता है, जो लाइक सॉर्बिटॉल है वो बॉडी में बिल्डअप हो जाता है। और ये सॉर्बिटॉल क्या करता है, तो पहले आइज़ में कैटरैक्ट डेवलप कर देता है। जब ज़्यादा मात्रा में आइज़ की सेल्स पानी को होल्ड कर देगी तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन क्लम्पिंग या क्लाउडीनेस बढ़ जाती है, तो वो फिर कैटरैक्ट डेवलप कर देता है। और फिर रेटिनोपैथी भी डेवलप कर देता है, मीन्स जो ब्लड वेसल्स है आइज़ की वो भी फिर डैमेज होती है, और उसके वजह से फिर एट द एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकता है पेशेंट्स को। तो फिर सेकंड है नर्व्स कैसे होती है, डैमेज होती है कि लाइक उसके वजह से न्यूरोपैथी होती है डिमाइलिनेशन की वजह से। और एट द एंड फिर जो टिंगलिंग सेंसेशन हैं वो हाथ या पैर में डेवलप होती है पेशेंट्स में। फिर किडनीज़ में नेफ्रोपैथी होती है, किडनी डैमेज होती है, जो नेफ्रॉन्स है उनके ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पाथवे है प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो वो ग्लूकोज क्या करता है कि डाईएसाइल ग्लिसरॉल DAG इसको बढ़ा देता है। अब जब ये बढ़ जाता है तो ये एक्टिवेट करता है PKC को, मतलब प्रोटीन काइनेस सी। अब ये प्रोटीन काइनेस सी मेनली स्मॉल क्वांटिटी में बनता है तो ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो
प्रॉब्लमेटिक है। लाइक क्या होता है कि जो पिक लाइक किसी इफेक्ट क्या होता है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर वेसल्स की मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उनमें से फ्लूइड का लीक आउट हो जाता है कैपिलरीज में से। तो एट द एंड फिर एडिमा डेवलप हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है या नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है। फिर है वैसोकंस्ट्रिक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से बढ़ जाते हैं, लाइक इंडोथेलियन 1 हो गया, ये बढ़ जाता है। और जो वैसोडाइलेटर्स है उनका अपोजिट जो वर्क करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये उनका लेवल कम हो जाता है। अब इसमें से ही समझ आ रहा है कि ब्लड वेसल्स में जब वैसोडाइलेटर्स कम होंगे और वैसोकंस्ट्रिक्टर्स डेवलप ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। और एट द एंड फिर ये ब्लड वेसल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, थोड़ा डैमेज पहुंचा देंगे, नॉट डिस्ट्रॉय, डैमेज कर देंगे। फिर ग्रोथ फैक्टर्स का बढ़ जाना, लाइक वीएजीएफ मीन्स क्या होता है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये बढ़ जाता है। ये मेनली आइज़ में बढ़ जाता है, इसके वजह से एंजियोजेनेसिस हो जाता है आइज़ के रेटिना में। और ये न्यूवेस्कुलराइजेशंस कर देता है, मीन्स ब्लड लीक आउट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स। और एट द एंड फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप कर देता है। फिर है जो फाइब्रोनेक्टिन या कोलेजन प्रोटीन्स है, इनको क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, ये जो प्रोटीन्स है ब्लड वेसल्स में, वो क्या होता है कि इनका लेवल बढ़ जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो थिकनेस है ब्लड वेसल्स की वो बढ़ जाती है। और जब थिकनेस बढ़ जाती है तब क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है ब्लड वेसल्स का, या स्कैरिंग डेवलप हो जाती है उसके ऊपर। और वो फिर क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव किडनी डिसीजेज है कन्वर्ट हो जाते हैं उनमें, प्रोग्रेसिव किडनी डिसीज में डेवलप हो जाता है। फिर ऐसा ये प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में। फिर है हेक्सोसामाइन पाथवे एक्टिवेशन। अब ये जो हेक्सोसामाइन पाथवे एक्टिवेशन है, लाइक ये जो पाथवे है ये भी लाइक माइनर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। इसमें भी क्या होता है कि जब ब्लड शुगर ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तब वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। हम सब जानते हैं कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मेनली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में यूज़ होता है। बट जब ज़्यादा मात्रा वाला जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस से छोड़ के, ग्लाइकोलाइसिस से निकल के इस पाथवे में घुस जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस होता है, लाइक एक्सेस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो ग्लूटामाइन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज जो जिफेट नाम का एंजाइम है, इसके वजह से एक कन्वर्ट होता है यूडीपी सॉरी, पहले कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोसामाइन 6 फॉस्फेट में। और यही ग्लूकोसामाइन 6 फॉस्फेट फिर एट द एंड प्रोडक्ट बनाता है यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब ये जो एक्सेस यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ये क्या करता है, ग्लाइकोसिलाइजेशन कर देता है प्रोटीन्स का। अब ग्लाइकोसिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब डायबिटिक कंडीशंस में जब ये ज़्यादा मात्रा में लाइक बनता है, लाइक यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तब एबनॉर्मल प्रोटीन ग्लाइकोसिलाइजेशन ज़्यादा मात्रा में कर देता है। अब ये एबनॉर्मल प्रोटीन ग्लाइकोसिलाइजेशन एट द एंड क्या कर देता है, तो ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, टूल्स और साइटोकाइंस भी कह सकते हैं उसको, लाइक कौन से, TNF अल्फ़ा, इंटरलूकिंग 6, देन इंटरलूकिंग 1 बीटा, इनको बढ़ा देता है। और फिर ये क्या कर देता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस कर देते हैं, इंक्रीज इन्फ्लामेशन, और वो फाइब्रोसिस भी कर देते हैं। प्लस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये वैसोडाइलेटर है, इनका लेवल क्या होता है कि इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वैस्कुलर डिस्फंक्शन हो जाता है। और वही फिर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी पाथवे की वजह से ये माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, लाइक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। तो चलिए अब देखते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में हमने अभी डिस्कस किया कि रेटिनोपैथी होता है।
अब ये पैथोफिजियोलॉजी हमने अभी डिटेल में डिस्कस तो की है, फिर भी लाइक देख लेते हैं। जैसे हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है तो एंडोथेलियल इंजरी बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो पेरिसाइट सेल्स है उनका लॉस हो जाता है। फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनेस अभी बताया कि जब वैसोडाइलेटर्स लेवल्स कम हो जाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स बढ़ जाते हैं, उसके वजह से भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और फिर नहीं तो फिर ये जो थिकनेस है प्रोटीन्स की वजह से वो भी बढ़ जाती है। फिर है कैपिलरी लीकेज, लाइक उसमें क्या होता है कि रेटिनल इडिमा हो जाता है पेशेंट्स में। फिर कैपिलरी ऑक्लूजन, इसमें इच्छेमिया हो जाता है, और वही जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाता है, और वही फिर जो भी ब्लड वेसल्स है उनको डैमेज कर देता है आइज़ में। और जो भी फ्राजाइल जो न्यू ब्लड वेसल्स है बट वो जो फ्रेजाइल वाली होती है उनको रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाता है, और फिर फाइब्रोसिस या रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाता है। इधर देख सकते हैं कि हेमरेजेस की वजह से ब्लड बाहर आ गया है। ये जो नॉर्मल रेटिना है उसमें इतना क्लियरली आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लड वेसल्स या रेटिना होता है। बट जब नॉर्मल डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो ब्लड भी फाइब्रोसिस की वजह से बाहर आ जाता है या रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल्स। फिर है नेफ्रोपैथी। अभी नेफ्रोपैथी मीन्स क्या? तो जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलाइज होती है इधर। ये जो ग्लोमेरुलाई डैमेज होती है, लाइक जब ज़्यादा थिक होती है या स्कैर्स उसके ऊपर डेवलप होते हैं तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स वगैरह होता है जो यूरिन्स में लीक आउट हो जाते हैं। जनरली हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन्स करते हैं। ये क्या कर देते हैं कि जब डैमेज होने के बाद ग्लोमेरुलाई प्रोटीन्स को लीक आउट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में प्रोटीन्यूरिया होता है, लाइक हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से। अब ये जो प्रोटीन्यूरिया है ये क्या कर देता है कि फिर किडनी फेलियर्स वगैरह कॉज कर देता है एट द एंड। बाद में ये GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये तो डिक्रीज़ होगा ही, क्योंकि जब ग्लोमेरुलर डैमेज हो रही है तो GFR भी डिक्रीज़ होगा। पर एट द एंड फिर ये भी क्रॉनिक किडनी डिसीजेस में लाइक क्रॉनिक किडनी डिसीजेस में बढ़ावा देंगे। अब इसमें एक है कि ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैसोडाइलेशन एकदम लाइक ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, सर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। तो जो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो हाइपर फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इनिशियली क्या होता है कि जो हाइपर फिल्ट्रेशन है वो GFR को मेंटेन करने में हेल्प कर देता है, बट जब इवेंचुअली ये जब ब्लड वेसल्स या जो ब्लड वेसल्स ही बोल रहा हूँ, जब नेफ्रॉन्स किडनी की वॉल्स डैमेज हो जाती है, नेफ्रॉन्स की वॉल्स डैमेज हो जाती है, तब ये क्या करता है प्रोटीन्स को लीक करता है। अब प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तो अल्ब्यूमिन, ये लाइक अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, तो वो लीक आउट हो जाता है। इसी के वजह से इसको अल्ब्यूमिनेरिया, अल्ब्यूमिन, हाँ वही अल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं, अल्बिन्यूरिया कहते हैं। अब इसमें और एक है लाइक मेसेंजियल सेल एक्सपेंशन। जो मेसेंजियल सेल्स होती है, जो एज है या PKC, जो पहले अभी मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए, इनके वजह से क्या होता है कि जो एक्सपांशन है वो हो जाता है, और जब एक्सेस ग्लूकोज प्रोटीन्स के साथ या लिपिड्स के साथ जब बाइंड कर देता है तो वो क्या देता है, जो इन्फ्लामेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है, इन फाइब्रोसिस इंक्रीज़ कर देता है। और वही मेसेंजियल सेल्स क्या होते हैं फिर उसके वजह से प्रोलिफरेट हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बन जाते हैं, और उसके वजह से फिर जो नोडुलर ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस, नोडुलर ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो ये जो नेफ्रॉन है उनमें नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। जो नेफ्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, जो ग्लोमेरुला है उसमें ये हो जाता है, नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। उसी को कहते हैं किम्मलस्टेन विल्सन लेशंस। तो नेक्स्ट है डायबिटिक न्यूरोपैथी।
इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है डैमेज हो जाता है, उसके वजह से ब्लड वेसल्स मीन्स कौन से, तो कैपिलरी वगैरह जो स्मॉल कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो सेंसेशन है वो मेनली कम हो जाती है हाथ या पैर में। अब ये जो हाथ या पैर में जब सेंसेशन कम हो जाती है तो उसके वजह से क्या होता है कि जो डायबिटिक फुट है, डायबिटिक फुट या इन्फेक्शन, ये बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब ये मेनली होता क्यों है, तो लाइक सॉर्बिटल अकोमुलेशन जो पॉलीऑल पाथवे है उसके वजह से होता है। फिर जो एज पाथवे बताया उसके वजह से है। ये वही जो मैकेनिज्म पहले एक्सप्लेन किया उन्हीं की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी ज़्यादा बन जाती है। हाँ, इसमें सिम्टम्स कौन से लाइक सिम्टम्स देखें तो हम नमनेस हो जाता है, फिर टिंगलिंग सेंसेशंस हो जाती है, फिर बर्निंग सेंसेशंस भी होती है। और एट द एंड लाइक समटाइम्स क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सेस है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं पेशेंट्स में, कुछ समझ ही नहीं आएगा टच किया तो। फिर है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अब ये जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मीन्स क्या होते हैं, जो लार्ज या मीडियम साइज़ के जो लार्ज या मीडियम साइज़ के जो आर्टरीज होती है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद ये मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लाइक ये मोस्टली जो हार्ट डिसीज़ है उनमें ही होता है। इसमें देखा जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर आगे जाके कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। एथेरोस्क्लेरोसिस तो सबको ही मालूम होगा। तो वही फिर कैड में डेवलप हो जाता है, कैड लाइक डेवलप कर देता है, या स्ट्रोक डेवलप कर देता है, या पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज डेवलप कर देता है। वही मैकेनिज्म से फिर से लाइक एंडोथेलियल डिस्फंक्शन जिसमें वैसोडायलेटर कम हो जाते हैं, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर जो स्मूथ मसल है उनके प्रोलिफरेशन हो जाता है, और कोलेजन डिपोजिशन की वजह से फिर जो फाइब्रस प्लेक्स है ब्लड वेसल्स में वो डेवलप हो जाती है, या जो ब्लड वेसल्स है वो थिक बन जाती है। फिर है ये जो प्लेग बना है वो फिर क्या हो जाता है कि रप्चर हो जाता है, उसके वजह से फिर थ्रोम्बोसिस हो जाता है। वही सब, ये सब होता क्यों है, लाइक एज पाथवे हो गया, पीकेसी पाथवे हो गया, जब क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से फिर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होगा, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, इसके वजह से फिर ये सब ऊपर वाली चीज़ें होती हैं। प्लस यदि वेट वगैरह होगा, बड़ा हुआ वेट होगा, लाइक पेशेंट्स का वेट बड़ा हुआ होगा कि हुआ किया, लाइक यदि उनमें ज़्यादा लिपिड भी होगा, लाइक डिसलिपिडेमिया होगा, तो भी ये सब कॉम्प्लिकेशंस में और बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस मींस हमने अभी देखा ही दिया, लाइक जो जब पेशेंट्स में डायबिटीज़ शॉर्ट पीरियड में, लाइक शॉर्ट पीरियड में ही ये सब कॉम्प्लिकेशंस होता है, डायबिटीज़ होने के बाद पेशेंट्स को शॉर्ट पीरियड में ही ये कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। तो ये सब डेंजरस है, लाइक ये मेनली होता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो पेशेंट्स है उनमें मेजरली देखा जाता है। कौन सा, ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, सॉरी, जो नॉट अ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ये टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स में ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें फिर वही कि जो ग्लूकोज अपटेक है मसल्स में कम हो जाता है, और जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा बन जाता है, या हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट बन जाती है बॉडी में। प्लस इंसुलिन नॉर्मली क्या होता है कि लिपोलाइसिस को इनिबिट कर देता है, बट जब इंसुलिन बॉडी में नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में लिपिड बनेगा, और वही फिर लिपिड तो क्या होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस को और बढ़ा देगा, और फिर वही फिर फ्री फैटी एसिड्स को भी बढ़ा देगा। अब ये फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि फ्री फैटी एसिड्स कीटोन बॉडीज़ बना देते हैं। इसलिए कीटोन बॉडीज़ कौन सी, लाइक एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटोन, ये सब कीटोन बॉडीज़ बना देता है फिर वही फ्री फैटी एसिड। इसके वजह से लिपिड भी कम होना चाहिए बॉडी में, पेशेंट्स के अंदर वेट भी कम होना चाहिए। डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनको वेट मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। फिर है वही जो फिर कीटोन बॉडीज़ है, वो कीटोन बॉडीज़ क्या करेगी, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से लाइक
उनका फिर कन्वर्जन होगा एसिडिक नेचर में। वही फिर हाइपरग्लाइसेमिया ये सब चीज़ों की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस बना देता है। अब ये जो ग्लूकोसूरिया मीन्स क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है, यूरिन में से ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट हो जाता है पानी के साथ, तभी तो हम इसको मधुमेह कहते हैं। लाइक यूरिन में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज एक्सक्रीट हो जाता है, और इस एक्सक्रीशन के साथ साथ जो भी यूज़फुल इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका भी लॉस हो जाता है, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। फिर ये सब जब लॉस होगा तो वो पेशेंट्स क्या फील करेगा, डिहाइड्रेशन फील करेगा या थर्स्ट फील करेगा। इसलिए पेशेंट्स के अंदर एक्सेसिव थर्स्ट देखा जाता है इन पेशेंट्स में। फिर नॉसिया, वोमिटिंग तो होता ही है, एब्डोमिनल पेन भी होता है। और इन सब चीज़ों की वजह से फिर कन्फ्यूजन या फिर लाइक ड्रॉजीनेस हो गया या कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ये हो जाता है। कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस समझ ही नहीं आता ना पेशेंट्स में। हाँ, एक और है कि इन पेशेंट्स में फूड टाइप लाइक फ्रूट स्मेलिंग ब्रीथ होता है उनमें, लाइक जो भी वो लेते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, उस टाइम उनको ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम उनको फ्रूट की स्मेलिंग आती है, लाइक फ्रूट टाइप स्मेलिंग आती है। फिर आता है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये जो है मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स में होता है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। इसमें भी सिमिलरली इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, बट इसमें क्या होता है कि इंसुलिन डिफिशियंसी उतनी नहीं होती, बट फिर भी उतनी नहीं होती। मीन्स क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो प्रिवेंट कर देता है लाइपोलाइसिस को, इसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ नहीं बन पाती और फिर वही एसिडोसिस नहीं हो जाता उनका, और वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती। बट उतना भी इंसुलिन नहीं होता कि वो हाइपरग्लाइसेमिया को रोक दे। इसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया तो होता ही है, बट और वो हाइपरग्लाइसेमिया उनका लेवल कितना होता है कि 600 या 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा बन जाता है, तो मैसिव ऑस्मोटिक डायग्नोसिस हो जाता है। उसकी वजह से फिर डिहाइड्रेशन, लाइक इसमें भी एक्सेसिव थर्स्ट हो जाता है पेशेंट्स में। फिर प्लाज्मा हाइपर ऑस्मोलरिटी मीन्स जो ब्रेन सेल्स है वो क्या करते हैं, वाटर को पुल करते हैं, और उसकी वजह से फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वही, फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर कन्फ्यूजन, सीजर्स, ये होता ही है। तो इनके सिम्टम्स में वही है, लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स, फिर डिहाइड्रेशन तो है ही, इसमें लिखा ही है डिहाइड्रेशन। फिर आता है कि लाइक पॉलीयूरिया हो गया, ये भी होता है। एक्सेसिव थर्स्ट में तो पता है कि लाइक उसको एक्सेसिव थर्स्ट बढ़ जाती है। तो यदि आपने पूरा अभी तक वीडियो देखा ही होगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन अच्छे से आपको समझ गए होंगे आप इसी वीडियो से, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को आप किसी कोई भी डाउट होगा आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए उस डाउट के बारे में। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए।